आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। सिखों के अंग्रेज़ों से दो युद्ध हुए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जिसके पश्चात पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध की हम पृष्ठभूमि और उसके कारणों की चर्चा करेंगे। 27 जून 1839 को रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रंजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही केंद्रीय शासन का प्रभाव क्षीण हो गया, क्योंकि उसे चलाने के लिए जिस ढंग से व्यक्तिगत योग्यता का होना आवश्यक था, दुर्भाग्यवश रंजीत सिंह के किसी उत्तराधिकारी में वैसी योग्यता नहीं थी, न ही उसके किसी मंत्री और अधिकारी में वैसी योग्यता थी। बल्कि रंजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत उसके प्रमुख सरदारों और अधिकारियों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुचक्र, षड्यंत्र तथा हत्याओं का सहारा लिया तथा सिख सेना को आर्थिक सुविधाएं एवं प्रलोभन देकर उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। अतः सेना को राजनीति पर हावी होने का अवसर प्राप्त हो गया। सेना का समर्थन उस किसी भी नेता को प्राप्त हो सकता था जो उसे अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का वायदा करे। ऐसी स्थिति में राजनीति और शासन पर सेना का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। जब सिख राजनेता सेना के अनियंत्रित प्रभाव से दुखी हो गए तो उन्होंने सेना की शक्ति कमज़ोर करने का षड्यंत्र रचा, और इस षड्यंत्र का ध्येय था सिख सेना को अंग्रेज़ों से भिड़ाकर परास्त करवाना। इसी षड्यंत्र के फलस्वरूप प्रथम सिख युद्ध हुआ। इस तरह से प्रथम सिख युद्ध के कारणों की पृष्ठभूमि में जाते हुए हमें अनेक कारण पता लगते हैं, जिनमें जो महत्वपूर्ण कारण हैं उनका हम निम्न प्रकार से उल्लेख देख सकते हैं। रंजीत सिंह के कमज़ोर उत्तराधिकारी। रंजीत सिंह के 7 पुत्र थे और उनमें से प्रत्येक महाराजा बनने का स्वप्न देखता था। रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका ज्येष्ठ पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। उसका भाई शेरसी भी अंग्रेज़ों से सांठगांठ करके गद्दी प्राप्त करना चाहता था। खड़क सिंह स्वयं तो अयोग्य था, परंतु उसका युवा पुत्र नौनिहाल सिंह योग्य एवं महत्वाकांक्षी था। उसने शीघ्र ही शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। वह सिख राज्य में डोगरा राजपूतों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, क्योंकि नौनिहाल सिंह के मत में वे शेर सिंह के समर्थक थे। नवंबर 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार से लौटते समय एक दर्दनाक दुर्घटना में उसके युवा पुत्र नौनिहाल सिंह की भी मृत्यु हो गई। खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की मृत्यु के पश्चात डोगरा सरदारों ने रंजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह का पक्ष लिया, तो सिंघनवालिया सिख सरदारों ने खड़क सिंह की विधवा चांद कौर को पक्ष लिया। वह उसको गर्भवती बताया और पुत्र होने तक उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य करने का प्रस्ताव दिया। दोनों ही पक्षों ने अंग्रेज़ों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे अंग्रेज़ों को पंजाब की राजनीति में सक्रिय भाग लेने का अवसर मिल गया। अंग्रेज़ों ने शेर सिंह को अपना गुप्त समर्थन दिया। शेर सिंह ने सेना के एक बड़े भाग को अधिक वेतन का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उनकी सहायता से लाहौर पर अधिकार करके गद्दी पर बैठ गया। शेर सिंह ने सेना को प्रलोभनकारी राजनीति में घसीटकर सिख राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। शेर सिंह राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल नहीं सका। उधर अंग्रेज़ों ने भी सिख राज्य को कमज़ोर बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया। अंग्रेज़ों के कहने पर सिंघनवालिया सरदारों को दरबार में पुनः स्थान दिया गया, जो डोगरा सरदारों के शत्रु थे। फलस्वरूप अब सिंघनवालिया व डोगरा सरदारों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1842 में डोगरा सरदारों ने चांदकौर का कत्ल कर दिया। तब सिंघनवालिया सरदारों ने सितंबर 1843 में शेर सिंह और उसके पुत्र प्रताप सिंह की हत्या करवा दी।
अब सिख राज्य में हत्याओं का सिलसिला चल पड़ा। ध्यान सिंह के लड़के हीरा सिंह ने सेना की सहायता से लाहौर पर अधिकार करके सिंघनवालिया सरदारों को मौत के घाट उतार दिया। हीरा सिंह के समर्थन से रणजीत सिंह के 9 वर्षीय पुत्र दलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया तथा रणजीत सिंह की विधवा रानी जिंदन को दलीप सिंह की संरक्षिका नियुक्त किया गया। कुछ दिनों तक तो हीरा सिंह और रानी के संबंध अच्छे रहे, परंतु शीघ्र ही रानी जिंदन शासन में हीरा सिंह के प्रभाव को समाप्त करने की इच्छुक हो उठी। उसने 21 दिसंबर 1844 को हीरा सिंह की हत्या करवा दी। अब शासन के बागडोर रानी के भाई और वजीर जवाहर सिंह और रानी के प्रेमी लाल सिंह के हाथ में चली गई। अब राज्य की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली गई। इस तरह से रणजीत सिंह के कमज़ोर और अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण राज्य की शक्ति और समृद्धि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी और उधर अंग्रेज़ पंजाब को हथियाने के लिए तैयार बैठे हुए थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण सरदारों का आपसी संघर्ष। सिख राज्य की बिगड़ती हुई स्थिति के लिए राज्य के प्रमुख सरदारों का आपसी आत्मघाती संघर्ष और सेना का बढ़ता हुआ प्रभाव काफ़ी अंश तक जिम्मेदार थे। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राज्य में जम्मू के डोगरा राजपूत सरदारों और सिंघनवालिया सिख सरदारों का महत्व बढ़ गया था, परंतु ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे और एक दूसरे के बढ़ते हुए प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। डोगरा राजपूतों का नेतृत्व 3 भाइयों ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और गुलाब सिंह के हाथ में था। सतलज से लेकर कश्मीर तक का क्षेत्र डोगरों के अधिकार में था और उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेना संगठित कर ली थी। इसमें भी ध्यान सिंह काफ़ी चतुर एवं पराक्रमी था तथा रणजीत सिंह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। अपनी मृत्यु के पूर्व रणजीत सिंह ने उसे अपने पुत्र खड़क सिंह का वजीर और प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया था। इधर सिंघनवालिया सरदारों का नेतृत्व अजीत सिंह और अत्तर सिंह के हाथ में था। उनके पास भी विस्तृत जागीरें थीं, परंतु सेना में उनका विशेष प्रभाव नहीं था। 1845 में उन्होंने महाराजा शेर सिंह और उसके पुत्र प्रताप सिंह तथा वजीर ध्यान सिंह को मौत के घाट उतारकर शासन की बागडोर अपने हाथ में लेने का प्रयास किया, किंतु ध्यान सिंह के लड़के हीरा सिंह ने उनकी योजना को विफल बना दिया और स्वयं वजीर बन गया। वजीर बनने के बाद हीरा सिंह ने सिंघनवालिया सरदारों से अपने पिता की हत्या का बदला लिया। फलस्वरूप अजीत सिंह, लहना सिंह और लगभग 600 सिंघनवालिया समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार सरदारों के आपसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप अनेक योग्य नेताओं को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा और 1844 में हीरा सिंह की भी हत्या कर दी गई। अब आता है सिख राजनीति में सेना का प्रवेश। रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख सेना शासक के प्रति निष्ठावान बनी रही, परंतु कमज़ोर उत्तराधिकारियों के शासनकाल में सिख सेना प्रशासन पर हावी होती चली गई। शेर सिंह से लेकर दलीप सिंह तक सभी महाराजाओं, मंत्रियों और सरदारों ने अपनी स्थिति एवं सत्ता को बनाए रखने के लिए सेना का सहयोग प्राप्त करने का जी तोड़ प्रयास किया और सहयोग की ऊंची कीमत चुकाने का आश्वासन दिया। परिणाम यह निकला कि अब सेना का समर्थन उसी को मिलने लगा जो अधिक कीमत चुका सकता था। 1841 में जब सिखों को यह जानकारी मिली कि अंग्रेज सतलज पार करने की योजना बना रहे हैं, तो शेर सिंह घबरा गया और उसने सेना के प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे सलाह मशविरा शुरू किया। यहीं से शासन पर सेना का प्रभाव बढ़ने लगा। अब स्वयं सेना ने अपनी एक खालसा पंचायत बना ली और उसी के द्वारा अपने निर्णय स्वयं करने लगी। इससे सेना पर महाराजा और उसके मंत्रियों का प्रभाव समाप्त हो गया। सेना ही शासन का प्रमुख स्तंभ बन गई।
सेना का रानी जिंदन और उसके समर्थक सरदारों को सेना का प्रभाव पसंद नहीं आया और उन्होंने सेना की शक्ति को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप सिख सेना को सतलज पार करने को उकसाया गया और सिख युद्ध की शुरुआत हुई। अंग्रेज़ों की नीति भी इस संबंध में विशेष उल्लेखनीय है। रणजीत सिंह की मृत्यु के साथ ही अंग्रेज़ों की नीति में परिवर्तन आ गया था और वे पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का स्वप्न देखने लगे थे। अंग्रेज चाहते थे कि पंजाब में ऐसा वातावरण बना दिया जाए जिससे कि उन पर आक्रमण का औचित्य सिद्ध हो सके और इंग्लैंड में लोकमत भी अप्रसन्न ना हो। इसीलिए उन्होंने गुलाब सिंह, लाल सिंह और तेज सिंह जैसे स्वार्थी सरदारों से सांठगांठ करके कुछ चक्र रचने शुरू कर दिए। 1842 में लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने आते ही पंजाब की तरफ विशेष ध्यान देना शुरू किया क्योंकि प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेज़ों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी और पंजाब में भी अराजकता फैली हुई थी। एलनबरो सिख सेना में असंतोष पैदा करने में लगा रहा और अधिकारियों से विचार विमर्श करता रहा कि सिख पंजाब में अव्यवस्था उत्पन्न होने पर ब्रिटिश सरकार को किस प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। स्पष्ट है कि सतलज के उस पार घटने वाली घटनाओं और उससे उत्पन्न कठिनाइयों के प्रति ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से सतर्क थी। सिखों से युद्ध निश्चित था, परंतु ब्रिटिश सरकार पूरी तैयारी के पश्चात ही युद्ध करने के पक्ष में थी। अतः सतलज क्षेत्र में अंग्रेजी सेना की संख्या में निरंतर वृद्धि की जाती रही। 1845 ईस्वी तक सतलज सीमा पर 40,000 से अधिक अंग्रेजी सेना और 94 तोपें तैनात की जा चुकी थी। अब अंग्रेज़ों को बहाने की तलाश थी ताकि जिसके आधार पर कि युद्ध शुरू किया जा सके। जब ब्रिटिश सरकार ने सतलज के पूर्वी तट पर लाहौर सरकार के अधिकृत क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया तो सिख सेना में उत्तेजना फैल गई। सिख सेना को भड़काने में लाल सिंह एवं तेज सिंह जैसे नेताओं, सिख तोपखाने के संचालक कैप्टन गार्डनर और ब्रिटिश एजेंट ब्रॉडफुट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फरवरी 1845 में जब सिंधु नदी के द्वारा सैनिक नावों का एक शक्तिशाली बेड़ा फिरोजपुर पहुंचा तो सिख सेना का संयम जाता रहा और युद्ध का प्रारंभ हो गया। नवंबर 1845 में अंग्रेज़ों ने लुधियाना के निकटवर्ती 2 गांवों पर अचानक अधिकार कर लिया और तर्क यह दिया, सिख राज्य के अधिकार में इन गांवों को अधिकार में करने के पीछे तर्क यह दिया कि इनमें ब्रिटिश सरकार के अपराधी छुपे हैं और उनको पकड़ने के लिए सैनिक कार्यवाही की गई है। इसके तुरंत बाद गवर्नर जनरल हार्डिंग्स भी सतलज की तरफ बढ़ने लगा। अंग्रेजी सेना की इन गतिविधियों ने सिख सेना को उत्तेजित कर दिया। 11-12 दिसंबर को सिख सेना ने सतलज नदी को पार किया और गवर्नर जनरल हार्डिंग ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। सिखों और अंग्रेज़ों के मध्य अनेक जो स्थानों पर लड़ाई हुई उससे अंग्रेज़ों को यह विश्वास हो गया कि सिखों पर विजय पाना बहुत मुश्किल है, परंतु सिख सेनाओं को उनके ही विश्वासघाती नेताओं ने परास्त करवाया और अंत में 13 फरवरी को अंग्रेजी सेना ने सतलज को पार कर लिया और 20 फरवरी को लाहौर पर कब्जा हो गया। सिखों को विवश होकर संधि करनी पड़ी और 9 मार्च 1846 को दोनों पक्षों के मध्य लाहौर की संधि हो गई। संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए महाराजा दलीप सिंह को गवर्नर जनरल के शिविर में लाया गया। संधि के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न बातें तय की गई। पंजाब के सिख राज्य
ने सतलज नदी के दक्षिणी प्रदेशों पर से अपना अधिकार त्याग दिया और ये प्रदेश कंपनी के सुपुर्द कर दिए गए। सतलज एवं व्यास नदी के बीच का क्षेत्र जालंधर दोआब और इसमें स्थित सभी किलों पर से दलीप सिंह ने अपना अधिकार हटा लिया और इस पर कंपनी का अधिकार स्वीकार कर लिया। पंजाब राज्य पर 1.5 करोड़ का हर्जाना लादा गया। पंजाब राज्य ने 50 लाख रुपए चुकाने का आश्वासन दिया और 1 करोड़ के बदले में पंजाब ने हजारा एवं कश्मीर के प्रदेश कंपनी को दे दिए। सिख सेना की संख्या निश्चित कर दी गई। पंजाब राज्य के लिए 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना से अधिक सेना रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सिखों ने जो कंपनी की तोपें छीनी थी उन्हें वापस लौटा दिया गया। पंजाब के तोपखानों को भी सीमित कर दिया गया। दलीप सिंह को पंजाब का महाराजा और रानी जिंदन को उसकी संरक्षिका और लाल सिंह को वजीर स्वीकार कर लिया गया। पंजाब में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी यूरोपीय अथवा अमेरिकन को अपनी सेवा में न रखने का वचन दिया। कंपनी की सेना को स्वतंत्रता पूर्वक पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की स्वीकृति दी गई। पंजाब दरबार में एक अंग्रेज़ रेजिडेंट नियुक्त करने की बात मान ली गई। हेनरी लॉरेंस को अंग्रेज़ रेजिडेंट नियुक्त किया गया। कंपनी ने पंजाब के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। इस तरह से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में सिख सेना जो है अपने नेताओं के विश्वासघात के कारण हारी थी।